एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। सवाल आपसे लास्ट बार में ये पूछा था और किसी ने आपने इसका उत्तर नहीं दिया क्योंकि आप लोग से बना नहीं होगा। कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से क्या शील गुणों की उस प्रवृत्ति टेंडेंसी ऑफ ट्रेड्स की व्याख्या करता है जो समान क्रोमोसोम पर एक साथ वंशानुगत होने के लिए कूटबद्ध होते हैं? ठीक है, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ना ही इसका उत्तर माइटोसिस है, ना ही ये सूत्रीय विभाजन है। ये क्या होता है? माइटोसिस आपका एक सेल दो में बढ़ेगा, फिर ये अलग दो में बढ़ेगा। इस प्रकार से ये जो होता है ये माइटोसिस कहलाता है, सूत्रीय विभाजन। तो जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया था वो गलत है। ऐसा नहीं कि जो चीज आपको आती है वही सही उत्तर होगा हमेशा। जो चीज आपको नहीं आती है हमें कभी कभी आपका उत्तर वो भी सही होगा। फिर आपका आता है मायोसिस अर्धसूत्री विभाजन, ये भी उसका उत्तर नहीं है। जीन अभिव्यक्ति है, ये अलग चीज है, ये आपको लेक्चर में करा देंगे। लिंकेज संयोजन जो है ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, ओके। हम कर रहे हैं क्या? हम कर रहे हैं दिसंबर 2019 का PYQ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप तैयार रहिए। अभी आपके सामने प्रश्न आएंगे, उन प्रश्न के उत्तर देने का ट्राई करिए अपने मन से, खुद से कमेंट करिए वीडियो के साथ साथ या फिर नीचे जैसा भी आपको जमता है। और फिर कुछ ही समय बाद आपको उसके उत्तर मालूम पड़ेंगे तो आपको अपनी तैयारी भी मालूम पड़ेगी। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? सवाल यहाँ पूछ रहे हैं, कन्फ्रंटेशन इन गेस्टाल्ट थेरेपीज इन्वॉल्व्स what and why questions, what and how questions, how and why questions, what, how and why questions। यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ बात कर रहे हैं गेस्टाल्ट थेरेपीज यानी गेस्टाल्ट चिकित्सा, गेस्टाल्ट उपचार की बात कर रहे हैं। कन्फ्रंटेशन के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए हिंदी में क्या दिया है आपको, कन्फ्रंटेशन दिया हुआ है। उन्होंने ट्रांसलेट करके आपको उठाने की जहमत नहीं उठाई, तो आपको भी क्या समझना होगा? आपको भी कन्फ्रंटेशन समझना होगा। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसमें उत्तर? क्या और क्यों जैसे प्रश्न, क्या और कैसे जैसे प्रश्न, कैसे और क्यों जैसे प्रश्न, क्या कैसे और क्यों जैसे प्रश्न। प्रयास करिए उसका उत्तर देने का। क्या उत्तर होगा इसका? इसका होगा क्या और कैसे। ये जो है इसका सही उत्तर है, यानी कि व्हाट एंड हाउ। ठीक है, ये आते हैं आपके, ध्यान रखिएगा इसको, ये आते हैं आपके गेस्टाल्ट उपचार के अंतर्गत। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। वैल्यू ऑफ बिहेवियर टू द ऑर्गेनिज्म, इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड इट्स कॉजेशन इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलस, hormonal and neurological events has been area of study of which of the following। जीव के लिए मान्यता, व्यवहार, उसके विकास का इतिहास, किस प्रकार से उसका विकास हुआ, और उसके उद्भव के लिए प्रेरक उद्दीपक, अंतःस्राविक, हार्मोनल तथा तंत्रिका तंत्र से संबंधित न्यूरोलॉजिकल घटनाएं निम्नलिखित में से किसके अध्ययन का क्षेत्र है? क्या ये इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है, क्या ये इथोलॉजी है, क्या ये साइको एनालिसिस है, या फिर ये इंस्टिंक्ट साइकोलॉजी है? क्या ये विकासवादी मनोविज्ञान है, मनोविश्लेषण, या फिर वृत्तिक मनोविज्ञान है? ना ही ये वृत्तिक है, ना ही ये मनोविश्लेषण है, ना ही ये विकासवादी है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? आपकी इथोलॉजी की बात कर रहे हैं, आचार शास्त्र की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर इथोलॉजी बताया हुआ है, लेकिन इथोलॉजी नहीं होना चाहिए, ये विकासवादी इवोल्यूशनरी मनोविज्ञान होना चाहिए। लेकिन ठीक है, जो उत्तर दिया वो सही है। 1 और 3 के बीच आपका कंफ्यूजन होना लाजमी है। 50-50% के साथ जाइए आप, है ना, और आप उस हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ जीव की बात कर रहे हैं। ठीक है, जीव यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट जंतु यहाँ पे नहीं बताया। देखिए क्या कह रहे हैं वो, ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं ऊपर। ठीक है, अब ये तो भाषा का पूरा खेल है। क्या कह रहे हैं वो? ऑर्गेनिज्म के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म में वो पता नहीं किसको कंसिडर कर रहे हैं, ह्यूमंस को कर रहे हैं या फिर वो एनिमल्स को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक आध सवाल इस प्रकार के आपको छोड़ने होंगे, है ना, अपनी किस्मत के आधार पे। आचार शास्त्र का यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं वो। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए ये देखिए अगला सवाल, द फिनोमेना वेयर बायस्टैंडर्स अज्यूम दैट नथिंग इज रॉन्ग इन एन इमरजेंसी एज नो वन लुक्स कंसर्न्ड इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस, प्रो सोशल बिहेवियर, या फिर बायस्टैंडर इफेक्ट। आंसर देने का प्रयास करिए इसका। कई बार देखिए ऐसा होगा, आप जो लेक्चर में देखते हैं, है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो आपने लेक्चर में 5-6 चीजें की हैं उनमें से अगर आपको एक ऑप्शन ऐसा मिल रहा है, ठीक है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, 100% गारंटीड बात ये हो जाती है क्या, कि सही उत्तर वही होने वाला है। लेकिन ये कब बनेगा आपसे? जब आप अपने 10% विवेक का इस्तेमाल करेंगे तब। उस परिघटना को क्या कहते हैं जिसमें दर्शक मान लेते हैं कि आपातकाल में कुछ भी गलत नहीं है, चूंकि कोई भी चिंतित दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या ये उत्तरदायित्व का विसरण है? क्या ये बहुलवादी उपेक्षा है? क्या ये सामाजिक व्यवहार है? क्या ये दर्शक प्रभाव है? देखिए आपको पढ़ाया था लेक्चर में, ना ही ये क्या है, दर्शक प्रभाव है, ना ही ये सामाजिक व्यवहार, प्रो सोशल यहाँ कुछ भी नहीं है, आप तो मदद ही नहीं कर रहे हैं, ना ही ये आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 2, बहुलवादी उपेक्षा, यानी कि आपका प्लूरिस्टिक
इग्नोरेंस, है ना। ये है इसका सही उत्तर। आपको 3 चीजें तो कराई थी लेक्चर में, ये और ये, है ना, अच्छे से करा दिया है आपको, लेकिन फिर भी आपसे नहीं बन रहा है तो ये फिर अच्छी बात नहीं है ना। आपको जब दिख रहा है कि 3 चीजें नहीं है, ये 3 चीजें आपको क्लियरली मालूम है कि क्या क्या होती है, तो उसके आधार पे आपको ये उत्तर टिक करना चाहिए, है ना। आप ये टिक कर रहे हैं, ये टिक कर रहे हैं, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। 10% वो अपनी चीज का लगाना है अपने वर्कआउट से, कॉर्टेक्स से लगाना है, इसका ध्यान रखें। बहुलवादी उपेक्षा जो है, प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस, इसका सही उत्तर है। इसका अन्य उदाहरण बताएं आपको, तो कक्षा में कई बार ऐसा होता है कि टीचर कुछ समझाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो सबको क्या होता है, सबको समझ में नहीं आता है, लेकिन जब चूंकि टीचर पूछता है किसी को समझ में नहीं आया क्या, तो कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता है ना। सबको ही समझ में नहीं आया है, लेकिन सबको क्या लगता है कि बाकियों को समझ में आ गया है तो मुझे भी समझ में आ गया होगा, यही पे उस प्रकार की बात हो रही है। ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, आप ये मत बोलिएगा कि यहाँ तो और कुछ लिखा है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, कुछ इसी प्रकार से होता है बहुलवादी उपेक्षा के अंदर। तो चेक करते जाइए आप, आपके उत्तर सही हो रहे हैं या नहीं। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। फॉर बिकमिंग अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर वन मस्ट यूज, है ना, एक अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी होने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? प्रोटोटाइप्स, ह्यूरिस्टिक्स, एल्गोरिथम्स या फिर कंसेप्ट। एक अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति को अवश्य प्रयोग करना चाहिए कलन विधि, एल्गोरिथम, संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट, स्वानुभविकी, ह्यूरिस्टिक्स, आदि प्ररूपण, प्रोटोटाइप। ठीक है, तो वहां पे वो किसका इस्तेमाल करेगा? ना ही वो स्वानुभविकी किसी भी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करेगा वो, ठीक है, ना ही वो किसी प्रोटोटाइप का इस्तेमाल करेगा, आदि प्ररूपण का भी नहीं करेगा, ना ही वो संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल नहीं करेगा। किसका इस्तेमाल करेगा? वो कलन विधि यानी कि एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेगा। ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, है ना। सबसे पहले क्या करेगा? वो एल्गोरिदम के हिसाब से बॉल को पकड़ना सीखेगा। देखिए कॉन्सेप्ट का निर्माण कैसे करेगा? कॉन्सेप्ट का निर्माण वो करेगा कि बॉल किसी दूसरे के पास नहीं जानी चाहिए, जो हमारी टीम बी के लोग हैं उनके पास नहीं जानी चाहिए, है ना। और हमको क्या करना है, यहाँ पे जाके इस प्रकार से यहाँ पे जो बास्केट बना है इसके अंदर हमको बास्केट में गोल करना है, ठीक है। एल्गोरिथम क्या करेगा? बॉल को कैसे ड्रिबल करना है, कैसे उचकाना है, बॉल कैसे पास करना है, कैसे फाउल नहीं होना चाहिए, है ना, वो सब चीजें किसमें आएंगी? आपकी एल्गोरिथम में आएंगी। तो एक अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति को किसका प्रयोग करना चाहिए? कलन विधि, एल्गोरिथम का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये रहा आपका अगला सवाल, 2019 दिसंबर का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। Which of the following consists of elaborative rehearsal? Remembering of information to maintain it in STM, transferring information from STM to LTM, holding information for a brief period of time while being used, ability to focus on only one stimulus. विस्तृत पूर्वाभ्यास, इलेबोरेटिव रिहर्सल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? अल्पकालीन स्मृति में व्यक्ति के लिए सूचना को याद करना, सूचना का अल्पकालिक स्मृति से दीर्घकालीन स्मृति में स्थानांतरण, प्रयोग के दौरान संक्षिप्त अवधि के लिए सूचना का अवधारण, केवल एक उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। ये तो होता ही नहीं है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। क्या होता है? इन्फॉर्मेशन आप कहाँ भेजते हैं? एसटीएम से भेजते हैं आपके एलटीएम के अंदर। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इलेबोरेटिव रिहर्सल। और जो आप एसटीएम में ही रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल। चूज द ऑड वन फॉर पैटर्न ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिवेशन ड्यूरिंग इमोशन। यूट्यूब पे जाके आप क्या करिएगा? प्लेलिस्ट खोजिएगा और वहां पे 2019 दिसंबर की लाइन से लिस्ट लगी हुई है, उसको जाके देखिएगा ताकि आपका कोई भी प्रश्न चूके ना और आप वहां पे छूटे ना। इंक्रीज्ड हार्ट रेट, प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज्ड ब्रीथिंग रेट या फिर लोअर्ड स्किन रेजिस्टेंस। प्रयास करिए उत्तर देने का, प्रयास करेंगे तो ही बनेगा। निम्न में से संवेगों के दौरान अनुसंवेदी सिंपैथेटिक उत्प्रेरण की पद्धति में विषम का चयन करें। मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो वहां पे नहीं होता है? बढ़ी हुई हृदय गति, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, पुतली का संकुचन, प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन, बढ़ी हुई श्वास गति, इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट, घटी हुई त्वचीय अवरोध, लोअर स्किन रेजिस्टेंस। इनमें से क्या नहीं होता है? ऐसा पूछ रहा है सवाल आपसे, ठीक है। तो उत्तर देने का प्रयास करें, ए बी सी डी। क्या होगा उत्तर? देखिए सिंपैथेटिक की बात हो रही है, यहाँ पे क्या एक्टिवेट हो जाता है? आपका फ्लाइट एंड फाइट एंड फाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। तो आप भाग रहे हैं, ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं आप अपनी, है ना, तो ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं तो आपकी क्या होगी? हृदय गति बढ़ जाएगी कि मेरा सामान ना छूट जाए, मैं ट्रेन में चढ़ जाऊं, ठीक है। आपकी श्वास गति भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसी के साथ साथ क्या होगा? आपकी घटी हुई त्वचीय अवरोध भी होता है, लोअर्ड स्किन रेजिस्टेंस होता है। हमारे शरीर में क्या होता है? विद्युत होता है ना, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या नहीं होगा? इसमें से पुतली का संकुचन नहीं होता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
ऑप्शन नंबर 2 क्या होता है, इसका सही उत्तर होता है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। इन टर्म्स ऑफ साइकोएनालिटिक थेरेपी, द मीन्स ऑफ कीपिंग द अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट इंटैक्ट, thereby impeding any attempts to probe into real sources of personality problems, is known as repression, suppression, denial, resistance। जब सारी चीजें मालूम हो तो जो चीज नहीं मालूम है वो उत्तर होता है। तो देखिए यहाँ पे मनोविश्लेषक उपचार के संबंध में अचेलन अचेलन अंतर्द्वंद अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट को बनाए रखने के माध्यम अंततः व्यक्तित्व की समस्याओं के वास्तविक स्रोतों की जांच करने के लिए किन्हीं प्रयासों को बाधा पहुंचाना क्या कहलाता है? क्या ये रिप्रेशन है? बताइए, आपने रिप्रेशन पढ़ा हुआ है। क्या ये रिप्रेशन है? नहीं। क्या ये सप्रेशन है? ये भी नहीं है। क्या ये डिनायल है? ये भी नहीं है। अस्वीकरण तो कर ही नहीं रहे किसी चीज का आप। ये क्या है? ये आपका प्रतिरोध है, ये है आपका रेजिस्टेंस। जब सारी चीजें मालूम हो और उनमें से आपको प्रश्न में वो नहीं दिख रहा है तो जो नहीं मालूम है वही क्या हो जाएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये कहलाता है रेजिस्टेंस। इस प्रकार के सवाल आपको 2-4 साल में 1-2 बार आते हैं तो उसके लिए उतना व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्म्स सजेस्ट पीपल दैट दे ऑट टू बिहेव? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स, रेसिप्रोसिटी नॉर्म्स, प्रेस्क्रिप्टिव नॉर्म्स, प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। क्या बोल रहा है सवाल यहाँ पे? ये कह रहे हैं आपसे निम्नलिखित में से कौन से मानक लोगों को यह बताते हैं कि उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन आपको हिंदी तो आती है ना, और आपका मस्तिष्क भी बराबर कार्य करता है। सामाजिक उत्तरदायित्व मानक, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म, पारस्परिकता मानक, रेसिप्रोसिटी नॉर्म। ये तो नहीं हो सकता ना, आपको मालूम है, लेक्चर में कराया है रेसिप्रोसिटी क्या होती है। जो कर रहे हैं उसका उल्टा। निर्देशात्मक मानक, प्रेस्क्रिप्टिव और निषेधात्मक मानक। तो हिंदी पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से मानक लोगों को यह बताते हैं कि उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए? ठीक है, तो निषेधात्मक मानक क्या आपको लगता है ये बताएंगे कि उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए? नहीं। पारस्परिकता भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। आप कंफ्यूज किसके बीच होंगे? सामाजिक उत्तरदायित्व मानक हो सकता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म, और फिर या फिर निर्देशात्मक मानक है ना, प्रिस्क्रिप्टिव मानक। आप डॉक्टर क्या देता है आपको? डॉक्टर देता है आपको प्रेस्क्रिप्शन, है ना, दवाइयों का पर्चा जो बोलते हैं, प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं उसे। उसमें क्या होता है? दवाइयाँ लिखी होती है ना, ये दवाई सुबह खानी है, ये दवाई शाम को खानी है, ये दवाई कब खानी है। ठीक है, तो लोगों को यह बताते हैं कि उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। कौन बताएगा? आपके निर्देशात्मक मानक। नाम में ही देखिए दिया है निर्देश, है ना, नीचे दिए गए निर्देश अनुसार कार्य करें। वैसे ही आप भी कार्य करें निर्देश अनुसार। और क्या करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और बाकी आपकी मर्जी, जो करना वो करिए। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये देखिए, बता रहे थे गोलमैन पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अकॉर्डिंग टू गोलमैन, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स, हो सकता है 23 में भी सवाल देखने मिल जाए, हैंडलिंग फीलिंग्स सो दे आर अप्रोप्रिएट, एबिलिटी टू सूद oneself, ability to shake off rampant anxiety, gloom or irritability, recognizing feeling as it happens। तो क्या होगा, इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। 1 2 3 4 ABD BCD ABC ABCD। गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस के घटक संवेगों के प्रबंधन में शामिल होता है। लेक्चर करेंगे तो बन जाएगा। भावनाओं का रखरखाव प्रबंधन ताकि वे उचित अवस्था में हो, अपने आप को शांत रखने की क्षमता, प्रचंड व्यग्रता, विषाद अथवा चिड़चिड़ाहट को दूर करने की क्षमता, जैसा होता है वैसे ही भावों को मान्यता देना। ठीक है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग ABCD हंसते हुए ही हा हू करते हुए टिक नहीं करना है। इसको क्या करना है, जो गोलमैन ने कहा है उनके अनुसार आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, तो इसका आंसर सबमिट करेंगे आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर। लेक्चर किया हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 मेजर सिम्टम्स ऑफ एल्जाइमर डिजीज? एल्जाइमर डिजीज के 2 मेन सिम्टम्स, और ये होगा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। 2014 नहीं 19। न्यूरोफाइब्रिलियरी टेंगल्स एंड एमिलॉइड प्लाक्स, कोलेटरल स्प्राउटिंग एंड सेरेब्रल इस्केमिया, एमिलॉइड प्लाक्स एंड सेरेब्रल इस्केमिया, न्यूरोफाइब्रिलियरी टेंगल्स एंड कोलेटरल स्प्राउटिंग। इसमें से क्या होगा, उत्तर देने का प्रयास करें। आपके अल्जाइमर में क्या होता है, ये देखिए। हिंदी 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 नहीं दिया है हिंदी में, अब पढ़िए करिए। निम्नलिखित में कौन से अल्जाइमर्स रोग के 2 प्रमुख लक्षण है? लक्षण न्यूरोफाइब्रिलियरी टेंगल्स और एमिलॉइड प्लेक, कोलेटरल स्प्राउटिंग और सेरेब्रल इस्कीमिया, एमिलॉइड प्लाक और सेरेब्रल इस्कीमिया, न्यूरोफाइब्रिलियरी टेंगल्स और कोलेटरल स्प्राउटिंग। इनमें से क्या होता है आपका
कौन से दो प्रमुख लक्षण है आपके अल्जाइमर रोग के? आपके न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स और आपके एमिलॉइड प्लाक। ठीक है, तो अगर इन सारी चीजों को पढ़ना है आपको तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स के अंदर, जो है कम्प्लीटली नॉट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट कुछ पैसे देके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन जून 2023 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, लेक्चर्स देखिए, नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को एक अच्छे स्तर पे लेके जाइए। ठीक है, ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने कवर कर लिए हैं दिसंबर 2019 के काफी सारे प्रश्न, लगभग 50 प्रश्न कवर कर लिए हैं हमने इन 2 वीडियोस में, और बाकी के जो बचे प्रश्न हैं नीचे जाके आप लिस्ट में देख सकते हैं, वहां से आपको बाकी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और कर दीजिए, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए वहां से, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। ठीक है, ओके। एंड अगर कोर्स वगैरह में ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क करके बात कर सकते हैं।